तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या ट्यूब में। ये इंडियन हिस्ट्री क्लास चल रही है और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। आज क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे 1 2 से 3 पार्ट में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ओके, ये पहला पार्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये एक केवल सभ्यता नहीं है। ठीक है, केवल एक नाम नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक सभ्यता नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों पर, यानी उस सभी वो जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, ठीक है, या वेस्टर्न आइडियोलॉजी रखने वाले उन सभी लोगों पर के गाल मुंह पर एक तमाचा है, मतलब गाल पर एक तमाचा है। ठीक है, जो ये मानते हैं कि सभ्यता केवल और केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही हो सकती है। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्रीज़ कभी सभ्य नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसा सोचने वाले कि इंडिया कभी सभ्य नहीं हो सकता, इंडिया में सभ्यता नहीं रही, इंडिया के लोग जंगली थे, ठीक है, घास फूस पहनते थे, ऐसे सोच रखने वाले लोगों के या आइडियोलॉजी के मुंह पर कहीं ना कहीं एक तमाचा है। ठीक, जब इंडियन आइडियोलॉजी, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब का खोज हुआ, ठीक है, तो ये जो बातें बोलते हैं कि इंडिया में सिविलाइजेशन थी ही नहीं, इंडिया में कभी सभ्यता नहीं हुई, ठीक है, हमने सभ्य किया इंडिया को, तो वो जो आइडियोलॉजी थी ना, उस उन सबका मुंह बंद हो गया। ठीक है, जब इस सभ्यता की खोज हुई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं चैलेंज था, चैलेंज की तरह आया सामने टू कल्चरल हेजेमनी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, यानी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये उस कल्चरल हेजेमनी जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो कल्चरल हेजेमनी थी, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज था ये। ठीक है, चैलेंज किस वजह से था? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का मानना था, उनका पूरा संस्कृति थी, कल्चरली मानते थे कि हाँ, जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे एशिया के, चाहे इंडिया है या बाकी कंट्री हैं, वो सब असभ्य हैं। ठीक है, लेकिन और वेस्टर्न कंट्रीज सारी सभ्य हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने क्या किया, उन सभी चीज़ों को चैलेंज किया। ठीक है, लोग वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग थे, वो लोग एशियन कंट्री या इंडिया के जो लोग थे, जो ब्लैक पीपल या हम जैसे लोग थे, उनको वाइट मैंस बर्डन मानते थे। ठीक है, कि ये लोग असभ्य हैं, इनको सभ्य करना है। ठीक है, ये इंडिया के लोग हैं, ये असभ्य हैं और अंग्रेज इनको सभ्य करेंगे, कहीं ना कहीं बोझ की तरह देखते थे। ठीक है, तो ये इन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं चैलेंज था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वो सभ्यता थी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है, सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन मानी जाती है। ठीक है, जब वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, यानी कि आपको यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्रीज जो अपने आप को सभ्यता का दूत मानते हैं, वो जब बार्बरिज्म से जूझ रहे थे, ठीक है, पूरा वर्ल्ड में बार्बरिज्म चल रहा था, उस समय इंडिया में एक सब पूरी तरह से डेवलप और एक अर्बन सिविलाइजेशन वो अपने ऊंचाइयों को छू रही थी। ठीक है, एक नई नई डेवलपमेंट कर रही थी, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आपका जो जेएस मिल है ना, जेएस मिल जेएस मिल ये स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जस्टिफाई किया किसको, कॉलोनियलिज्म को। जो इंडिया में कॉलोनिज्म हुआ, उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया। क्यों जस्टिफाई किया, कैसे किया? इनका कहना था कि अगर भारत कॉलोनी ना बना होता ब्रिटेन की, ठीक है, यानी भारत में कॉलोनिज्म ना हुआ था, औपनिवेशिकरण ना हुआ होता भारत में, तो इंडिया कभी सभ्य ना बनता। ठीक है, ऐसा जेएस मिल मानते हैं। ठीक है, और बहुत सारे राइटर हैं जो जिनकी ऐसी विचारधाराएं हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं एमए में, तो उसमें पढ़ेंगे। तो ठीक है, ऐसा मानता था कि इंडिया कभी सभ्य नहीं था। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता हमारे सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं इन सभी आइडियोलॉजी का, ऐसे विचार रखने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। ओके, इन्हें पता चल गया कि हाँ, इंडिया में जो सिविलाइजेशन थी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन पाई गई, और जब वेस्टर्न कंट्रीज में बार्बरिज्म था, तब इंडिया में एक सभ्यता पनप रही थी, एक सभ्यता पूरी विकसित हो चुकी थी और अब नई नई ऊंचाइयों को छू रही थी। ठीक है, सबसे पहला जो ट्राई किया गया, ठीक है,
वो 1853 में 1853 और 1853 अगर आप समय देखें तो ये वो समय है जब इंडिया में रेलवे का काम शुरू हुआ था। ठीक है, रेलवे कार्य शुरू हुआ था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी इंडिया में। तो उस समय जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, खुदाई हो रही थी, तो कुछ ईंटें निकले, कुछ कॉइन, कुछ चीज़ें मिली। ठीक है, और वो चीज़ें जब अलेक्जेंडर कनिंघम जो हमारे एएसआई थे यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, ठीक है, हेड थे, अब जो भी आप कह रहे हैं ऑफिसर थे, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, आप 12th क्लास में पढ़ते कि कनिंघम का कन्फ्यूजन, उन्होंने उस चीज़ को, ये तो जाना कि हाँ कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन से है, लेकिन उन्होंने कोशिश की उसको वैदिक कल्चर से रखने की। ठीक है, क्योंकि उनको वैदिक कल्चर से पहले का पता ही नहीं था कि इंडिया में कोई सिविलाइजेशन रही होगी। तो ठीक है, उसके बाद 1953 में, सॉरी 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ये आए, लेकिन ये फेल हो गए उसको बताने में कि हाँ ये हड़प्पा सभ्यता से है, क्योंकि इन्होंने इसको जो भी चीज़ें मिली थी, जो सील्स मिली थी, उसको कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर से रखने की कोशिश की, ये वैदिक कल्चर का है। ठीक है, क्योंकि इन्हें उससे पहले का पता ही नहीं था। उसके बाद जब 1921 आया, 1921, और उसमें दयाराम साहनी ने जब खुदाई करी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, के लीडरशिप में, तो इन्हें क्या मिला, पूरी की पूरी सभ्यता मिली। ओके, इन्हें क्या मिली, एक पूरी की पूरी सभ्यता मिली, और इस सभ्यता का क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इन्होंने जो खुदाई करी थी वो कहाँ करी थी, हड़प्पा में करी थी। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं अब हड़प्पा में सभ्यता मिली, तो इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, तो 1921 से जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा के खुदाई करी और वहाँ पर सिविलाइजेशन एक पूरी की पूरी खोजी, तो ये जितनी भी विचारधारा थी ना लोगों की कि इंडिया में कभी सिविलाइजेशन नहीं थी, इंडिया हमेशा असभ्य रहा है, वो सारी बातें दफन हो गई कब्र में। ठीक है, उन सभी के लोगों का मुंह बंद हो गया। ओके, तो अगर अब हम फीचर्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक फीचर्स की। ठीक है, अब देखो इस क्लास, अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ेंगे मेन चीज़ें। ठीक है, फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे, धीरे सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि रिलीजियस सिस्टम क्या था वहाँ का, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो फीचर्स में अगर देखें तो सबसे पहले तो नाम देख लो इसके। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और या फिर उसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज का मत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका मेन जो मेटल यूज किया था, ठीक है, जो टूल्स थे वो किससे बने होते थे, ब्रॉन्ज से बने होते थे, यानी कि कॉपर प्लस में टिन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया इसको, क्यों, क्योंकि पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, और सिंधु घाटी जो सभ्यता वर्ड है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, इसे सबसे पहले जो नाम दिया था वो जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो नाम जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, टाइटल जो है सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सबसे पहली बार दिया गया किसके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा। ओके, अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वो क्या कहते हैं इकोनॉमी थी, ठीक है, इकोनॉमी वो ट्रेड पर डिपेंड थी। ठीक है, वो व्यापार पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सरप्लस पर डिपेंड थी। ठीक है, एग्रीकल्चर सरप्लस पर डिपेंड थी, और मर्केंटलिज्म पे डिपेंड थी। ठीक है, मर्केंटलिज्म पर डिपेंड थी। ओके, ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन थी, और इसके फीचर्स, बेसिक फीचर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत बेसिक, अभी सोसाइटी के बारे में, रिलीजन चीज़ों के बारे में, कुछ बारे में नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जा रहा अंदर। ठीक है, अभी केवल ऊपर ऊपर बेसिक चीज़ें, फिर आगे हम पढ़ेंगे ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेट बाथ, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगला फीचर्स क्या है, ये कंटेम्परेरी था किसके, मेसोपोटामिया। ठीक है, और आपका जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन, और चाइना की हान सिविलाइजेशन। ठीक है, हान सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी समकालीन था। देखो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे वहाँ थी तो ऐसा नहीं था केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी,
ठीक है। उस समय पूरे वर्ल्ड में 4 सिविलाइजेशन थी ब्रॉन्ज एज में, ठीक है। ब्रॉन्ज एज में 4 सिविलाइजेशन पढ़ी जाती हैं। पहली कौन सी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरी आपकी मेसोपोटामिया, तीसरी आपके इजिप्ट, ठीक, और चौथी चाइना की हान सिविलाइजेशन, ठीक है। ये 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पढ़ी जाती हैं, मेन थी, और ये चारों एक दूसरे क्या थी, समकालीन थी, ठीक है। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड रिलेशन है वो आप मेसोपोटामिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपस में ट्रेड करते थे, ठीक है। तो ये कुछ उसके बेसिक फीचर्स थे, ठीक है। अब देखिए, अगर एक्सकेवेशन की बात करें हम, ठीक है, खुदाई की, तो उसमें क्या है, एक्सकेवेशन की अगर बात करें तो देखिए, ये जो इसका जो खुदाई करना शुरू हुआ वह अंग्रेजों के टाइम पे शुरू हो गया था, ठीक है। 1921 में सबसे पहले खुदाई करी थी किसने, दयाराम साहनी ने, ठीक है। और उसके बाद 1922 में किसने करी थी, आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने। इन्होंने क्या किया, खुदाई करी, और ये जो खुदाई हुई थी वो ब्रिटिश रूल के अंदर हुई थी, ठीक है। इसके बाद काफ़ी खुदाई हुई, और उसके बाद अगर आज़ादी के बाद देखें तो कई सारे और भी लोग हुए जिन्होंने खुदाई करी, जैसे एम जी मजूमदार, ठीक है। और कौन हुए, R.S. बिस्ट, ठीक है। और कौन हुए आपके, S.R. राव, ठीक है। और कौन हुए, अमलानंद घोष। इन सभी लोगों ने क्या किया, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद इन्होंने खुदाई करी, ठीक है। और ये जो लोग थे, इसमें और भी कई नाम हैं, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के टाइम पे खुदाई करी थी। और इन जितने खुदाई हुई है ना, इन सभी खुदाई में सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट निकल के आई वो धौलावीरा थी। धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है अपने आप में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे धौलावीरा को अलग से। तो आगे बढ़ते फिर अपने टॉपिक पर। अगर स्टेजेस की बात करें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्टेजेस, तो हम देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम 4 स्टेज में पढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। द फर्स्ट इज प्री हड़प्पन स्टेजेस, ठीक है, अर्ली हड़प्पन स्टेजेस सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड द लास्ट वन लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर स्टेज, ठीक है। प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, 3300 BC यानी 3300 BC से पहले का जितना जो समय रहा है उसे हम प्री हड़प्पन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका चैल्कोलिथिक पीरियड हो गया या फिर न्यूलिथिक पीरियड हो गया, वो इसमें आ जाता है आपका, ठीक है। इस समय जो गांव होते थे वो बहुत छोटे होते थे, ठीक है। लोग 20-25 की संख्या में साथ में रहते थे, ठीक है। कोई किलेबंदी नहीं होती थी इसमें, कोई बहुत बड़े लेवल का एग्रीकल्चर नहीं होता था इसमें। फिर आता है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के जस्ट पहले का पीरियड है, नहीं स्टार्टिंग का, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन बनना शुरू हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग शुरू हुई, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ओके। इसका समय है 3300 BCE से लेकर 2600 BC यानी 3300 BCE से लेकर के 2600 BCE तक का जो समय है वो माना जाता है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो गांव थे वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गए, इसमें जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, और किलेबंदी होना शुरू हो गई, ठीक है। कई सारी टेक्नोलॉजी आने लगी। अर्ली हड़प्पन पीरियड में ही लोग पहियों का इस्तेमाल परिवहन में करने लगे, ठीक है। पहिए वाले जो परिवहन सिस्टम है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसमें पहिए का यूज़ होता था, उसका यूज़ करने लगे। कहाँ पे, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। कई सारे इसमें टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, लोग क्या हुए, कई सारे टूल्स बनाने लगे मेटल्स के, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के, कई सारे बीट्स बनाने लगे, मनके बनाने लगे। ये सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स या फिर आर्ट एंड कल्चर्स में बढ़ने लगा। फिर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे टॉप मोस्ट डेवलपमेंट मानी जाती है, ठीक है, टॉप मोस्ट स्टेज है। मेन हड़प्पन सिविलाइजेशन यही है, ठीक है, जिसे हमें पढ़ना है। ये समय हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पूरी पीक पर थी, अपना पूरा चोटी पे थी, ठीक है, पूरी तरह से डेवलप हो चुकी, कंप्लीट डेवलपमेंट था यहाँ पर, ठीक है। इसका टाइमलाइन क्या है, 2600 BC से लेकर 1900 BC, 1900 BC,
देखिए ये जो टाइमलाइन है वो कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग राइटर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अलग अलग कई लोग ये 2500 BC से बोल देते हैं, ठीक है, 2600 BC। तो ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, RS शर्मा में लिखी हुई है, ठीक है। ऑन द एवरेज आपको ज़्यादातर यही मिलेगा 2600 BC से 1900 BC तक। तो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है। और फिर आता है थर्ड, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन 1900 से 1300 BCE, ठीक है। इस समय क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई और उसके बाद क्या हुआ, अपना आगे का वैदिक कल्चर शुरू हुआ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 12th लेवल की बात करूँ, जो अगर 12th का कोई देख रहे हैं जो, तो उनके लिए तो केवल ये 3 है, ठीक है। आपके बुक में अगर आपके सिलेबस के हिसाब से आप जो ये 3 अर्लियर हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन मानी जाती है, ठीक है। लेकिन बाकी जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं यूपीएससी या पीसीएस या बाकी सबकी, तो वो क्या, उनके लिए ये चारों आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस हो गए, ठीक है। अब हम ज्योग्राफी का थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं और इसके बाद फिर हम क्लास को कल करेंगे, ओके। तो ज्योग्राफी अगर हम देखें, इसकी ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, देखिए जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है एक्चुअल में, वो आपका मैच्योर पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 2600 BCE से 1900 BCE, ठीक है। IVC 2600 BCE से लेकर के 1900 BC, ठीक है, BCE। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ये कंटेम्प्रेरी है किसके, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना की हान सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में क्या हुआ, आपका ब्रॉन्ज एज यूज किया जा रहा था, ठीक है। ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ किया है, कांसे का उपयोग करते थे टूल्स में। और ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे पनपी, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखें अगर, तो इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, जैसे आपका पंजाब, ठीक। अब पंजाब में आपका इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब, ठीक है, दो पंजाब है ना, एक हमारे पास इंडिया के पास है पंजाब, और दूसरा है पाकिस्तान में थोड़ा सा हिस्सा है लाहौर का, तो दोनों वो पंजाब। इसके साथ में राजस्थान, इसके साथ में गुजरात, ठीक है, कुछ पार्ट वेस्टर्न यूपी का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, सिंध, बलूचिस्तान और कुछ जगह जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो इस एरिया में क्या था, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो रखा था, ठीक है। अगर आपका मैप देखें तो ऐसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये जो इलाका था आपका, ठीक है, ये आपको यूपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र का थोड़ा पार्ट, आपका पंजाब का पार्ट, ठीक है, सिंध का पार्ट और बलूचिस्तान का पार्ट, ठीक है, और थोड़ा सा अफगानिस्तान में भी एक साइड मिलती है। तो ये जो पार्ट था आपका, इन पार्ट में आपका जो IVC है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन माना जाता है, ठीक है। अगर हम इसको मैप डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, जैसे ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ईस्ट में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट माना जाता है, ठीक है। ईस्टर्न, सबसे ईस्टर्न साइड आलमगीरपुर है, वेस्टर्न यूपी की। नॉर्थ में देखें तो मांडा, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, पाया जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का साइड है। तो नॉर्थन साइड में सबसे नॉर्दर्न जो साइड है, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, वो कौन है, मांडा, ठीक है। वेस्टर्न में अगर देखें तो सुटका गेंडो, ठीक है, सुटका गेंडोर, ठीक है, ये आपका सबसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। और अगर साउथ का देखें तो आपका दैमाबाद, और ये कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न दैमाबाद है वो सबसे इसका साउथ पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ में जम्मू मांडा से लेकर के, ठीक है, साउथ में दैमाबाद तक, और वेस्ट से सुटका गेंडोर से लेकर के ईस्ट में आलमगीरपुर तक, ये जो पूरा इलाका है इसके बीच में सारे साइट्स आती हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन अगर इसका देखें तो इसका कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर शेप में है,
ठीक है। ये जो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, सिंध, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर, इन सभी एरियो में इसके साइट्स पाए गए। ओके, जैसे आपका लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये आपको गुजरात में पाए जाते हैं। कालीबंगा हो गया आपका राजस्थान में पाया जाता है। राखीगढ़ी, बनावली हरियाणा के पार में पाया जाता है। ठीक है। पाकिस्तान का आपका हड़प्पा, कोरदेजी, सुदागेंडोर, ठीक है, और आपका मोहनजोदाड़ो, ये सारी चीज़ें क्या पाई जाती हैं आपके मतलब पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और जैसे यूपी में अगर देखें तो आलमगीर, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ये हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।